हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने नवोदय विद्यालय के पेपर सेट 1 और पेपर सेट 2 यानी पेपर सेट 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और आज हमें पढ़ना है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए तो देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 41। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या बोला गया है कि 1/2 और 1/3 यानी 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में पूछ रहा है कि मैं क्या जोड़ा जाए कि आंसर 1 के बराबर आ जाए। तो देखिए इसमें हम लिख देंगे कि इसमें 1 जोड़ा जाए तो हमारा आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। अब चलिए हमें सॉल्व करना है इसमें कि इसमें x की वैल्यू क्या आती है। क्या सॉल्व करना है हमें कि इसमें देखेंगे कि हम कि x की वैल्यू क्या आती है। तो चलिए पहले इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 3 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, प्लस 4 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। ये आ गया प्लस का x, प्लस का x बराबर का 1। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 9 माइनस 4/12। अब ये बराबर का इस साइड आएगा तो अच्छा चलिए उसको उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का x बराबर का 1। इसको जब हम 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5/12 और यहाँ पे प्लस x और बराबर क्या हो जाएगा 1। x अपनी जगह ज्यों का त्यों रहेगा, 1 भी अपनी जगह ज्यों का त्यों है, लेकिन ये 5/12 को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5/12। तो x बराबर 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 7/12। तो उसने पूछा था कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो हमारा आंसर है वो 1 आ जाए। तो देखिए अगर इसमें 7/12 जोड़ दिया जाए तो हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। आशा करूंगी बच्चे आपको 41 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 42 नंबर का। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। देखते हैं 42 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है 12, 25 और 48 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें। 15, 25, 48, 15, 25 और 48 का क्या बताना है एलसीएम, क्या बताना है एलसीएम। चलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15, 25 और 48। तो सबसे पहले हम इसे 2 से काट लेते हैं तो ये 15 रह जाएगा, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। फिर से इसे 2 से काटते हैं तो 15, 25 और 12 दूनी 24। फिर से 2 से काटेंगे तो 15, 25, 6 दूनी 12। फिर से 2 से काटेंगे तो 15, 25 और 3 दूनी 6। अब हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 25 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और 3 एकम 3। इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 25 और 1 ज्यों का त्यों। फिर इसे 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इनका गुणा करेंगे, देखिए क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की 48। ऐसा ना करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 का हमने 5 में गुणा कर दिया तो 16 पंचे 80 गुणे तो 5 का 3 में कर दिया तो 15, तो 15 × 120 कितना आ गया आंसर 1200। आशा करूंगी बच्चे तो जो इसका ये क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम क्या कहलाएगा एलसीएम। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लगाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 43। देखिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। 43 में देखेंगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे बोला गया है कि रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6 भाग खर्च करता है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रमेश अपनी मासिक आय का 5/6 भाग खर्च करता है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि 5/6 भाग ये क्या करता है, वो खर्च करता है, ये खर्च करता है और ये उसकी कमाई है। ये क्या है कमाई यानी इनकम है। तो आप ध्यान रखिए इसमें जो नीचे वाला भाग होता है इसका मुख्य भाग होता है, ओरिजिनल भाग होता है, ये उसकी कमाई है, ये उसकी इनकम है। तो उसने 6 रुपया कमाया जिसमें से 5 खर्च कर दिए। तो बताइए उसकी बचत क्या कहलाएगी, उसकी बचत। बट स्वाभाविक सी बात है अगर कोई व्यक्ति 6 रुपये कमा रहा है 5 खर्च कर रहा है तो इसका मतलब वो 1 रुपया बचा रहा है। अब हम सवाल को आगे पढ़ते हैं तो वो कह रहा है यदि उसकी मासिक बचत 624 रुपये है, उसकी मासिक बचत ये दे रहा है कि 624 रुपये है। अब हम इसमें लगाएंगे जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। ये कह रहा है 624 रुपये बचत है और हम कह रहे हैं कि 1 रुपया बचत है।
हमसे पूछा क्या गया है, उसकी मासिक आय। हमारे हिसाब से तो उसकी मासिक आय 6 हो रही थी, इसी को हम कमाई बोलेंगे, इसी को हम आय बोलेंगे, इसी को हम इनकम बोलेंगे। तो इसमें किसका गुणा होगा, 6 का। जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम गुणा कर लेते हैं। तो 6 चौका 24 की आई 4, हंसल लगाई 2, 6 दूनी 12 और 2 चौगन की आई 4, हंसल आई 1, 6 6 36 और 1 37। तो उसने 3744 रुपये कमाए हैं। कितने कमाए हैं, 3744 रुपये कमाए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जिसे आप बहुत मिनटों और सेकंडों में सवाल का आंसर चुटकियों में ला सकते हैं। आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 43 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है 15 घंटे 12 मिनट 48 सेकंड। क्या पूछ रहा है, 15 घंटे 12 मिनट 48 सेकंड, 48 सेकंड। इन सबको हमें क्या करना है बच्चों, इन सबको हमें सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, सेकंड। तो पूछ रहा है हमसे कि सेकंड में बदलो, सेकंड में बदलो। तो देखिए कैसे बदलेंगे हम सेकंड में। तो 12 घंटे है, जैसे ही हमने 12 घंटे में 60 का गुणा कर दिया तो ये किस में बदल जाएगा बच्चों, मिनट में। अगर हम इसमें एक बार और 60 का गुणा कर देंगे तो ये काई में बदल जाएगा, सेकंड में। प्लस लगाएंगे, ये 12 मिनट लिखा है, जैसे कि जैसे कि हम इसमें 60 का गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, सेकंड में। और ये तो हमारा 48 सेकंड लिखा ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 देखो 15 छक्का 90, 15 का 6 में गुणा किया, 15 छक्का 90, और 9 का गुणा 6 में किया तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54, और 3 जीरो उठा के यहाँ पटक दिए। तो देखिए हमने कितने शॉर्ट में, ये शॉर्टकट का मैं एक दिन आपको गुणा करना भी सिखा दूंगी। तो ये हमारा शॉर्टकट का, इसका गुणा करके हमने बता दिया कि 5400 आएगा। प्लस 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, 720 हो गया। प्लस 48, इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए 8 को यहाँ जोड़ दिया तो 8 ही रहेगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 7 ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, आगे लिख देंगे 54। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप किसी बुक में अलग से भी जोड़ सकते हैं। आशा करूंगी बच्चों आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का ये जो क्वेश्चन है, इसे हमें सेकंड में चेंज करना था, तो इस प्रकार से हमने इस पूरे सवाल को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 44 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है हमसे कि 5 के अंक की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 7 8 2 6 7 8 2 6 7 8 2 6 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई गई है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है हमें। क्या लिखना है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है 7 8 2 6 1 से सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए इसकी सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, पहले हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर 2 से छोटा 6, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 8। तो इस प्रकार से हमारी सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वो ये बनेगी। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछता है तो पहले हम छोटे छोटे अंकों का यूज करेंगे, यदि हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो पहले हम बड़े बड़े अंकों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 45 को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें दिया गया है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान बताना है। तो पहले मैं आपको नोट डाल के कुछ लिखा देती हूँ जो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप नोट में लिखिए, नोट में यदि 5 का गुणा किसी सम संख्या, किससे, किसी सम संख्या से होता है, यदि 5 का गुणा किसी सम संख्या से होता है तो इकाई का अंक, यदि 5 का आप किसी सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। और ये हमारा पहला रूल है और ये हमारा दूसरा रूल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि 5 का गुणा किसी विषम संख्या से होता है, यदि सम संख्या से होता है तो 0 हो रहा है, यदि विषम संख्या से होता है, विषम संख्या से होता
है तो इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक हमेशा 5 होगा, हमेशा क्या होगा? 5 होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यदि हम 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा, और यदि 5 का गुणा हम किसी विषम संख्या के साथ करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 5 होगा। इसलिए हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। मैं आशा करूंगी कि आपने ये चीज नोट कर ली होगी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का गुणनफल। तो प्रथम 10 विषम संख्या गुणन लिखनी है। तो विषम संख्या होती है हमारे पास 3, क्योंकि एक जो है ना तो वो सम है ना ही विषम है, और 2 को किस में गिना जाता है? सम में। अब आप यहाँ से देखें 3 के आगे क्या आएगा? 5, 5 के आगे 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13, 17, 19, 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 हो जाएगा हमारा 23। अब हमें देखना है कि हमने अभी अभी बताया है कि जब भी 5, तो हमें यहाँ पे देखिए कहीं 5 मिल गया, बिल्कुल मिल गया है। अब 5 का जो गुणा हो रहा है, ये जो लिखी हुई संख्याएं सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याएं, हमें कुछ ध्यान ही नहीं लगाना, बस इकाई का अंक जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? 5 का गुणा यहाँ पे विषम संख्याओं के साथ हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा इकाई का अंक होगा वो 5 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करूंगी बच्चों आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और कंसेप्ट के हिसाब से आप इस सवाल का आंसर भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ही जरूरी था। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 46 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है हमसे कि सरल कीजिए कि 850 का 40% प्लस 672 बराबर इतना होगा। कितना है? 850 का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 850 का 40%, लो लिख दिया हमने 40%। फिर क्या कह रहा है? 40% प्लस 672, 672 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1988। 1988, और इसमें से कुछ माइनस है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमें ये जो x लिखा है, इसी x की वैल्यू को फाइंड करना है, इसी x की वैल्यू को बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो देखो 1 0 से ये कट गया, इससे ये काट लिया हमने। इसका गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 20 का आया शून्य, हसल लगाई 2, 8 चौको 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34। ये हो गया 340 प्लस 672 बराबर 1988 माइनस x। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 2 को 0 में जोड़ेंगे 2, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 की 1 हसल आई 1, 6 और 3 9 और 1 10। ये कितना हो गया हमारा? 1012 बराबर 1988 माइनस x। ये क्या हो जाएगा? अब आप देखेंगे कि x जब हमारा बराबर के उस साइड से इस साइड आएगा तो x काय में हो जाएगा? प्लस में, बराबर 1988। और ये हमारी संख्या है, ये बराबर के उस साइड हमारा x उस साइड गया तो इसका चिन्ह चेंज किया हो गया होगा, और जब ये उस साइड जाएगा तो इसका भी क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा, यानी 1012। तो x बराबर क्या होगा? इसमें से इसको घटाएंगे। अब 8 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 6, फिर 8 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगा? 7, फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा, और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। यानी जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1976। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 47 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। अब क्या पढ़ेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 48। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, देखो क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे पूछा गया है कि सरल कीजिए। तो देखिए क्या सरल करना है उसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो 47.6 मल्टीप्लाई 4.5 माइनस 42 डिवाइड बाई 18.7 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस ये क्या लिखा है? 4.55। देखिए हमें इसे क्या करना है? सरल करना है। तो इसका एक आसान तरीका है। देखिए हम इसमें क्या करें? 2 का भाग लगा दें और इसमें 2 का गुणा कर दें। यदि हम इसमें 2 का भाग लगा दें, इसमें गुणा कर दें, तो ऊपर वाले समीकरण में हमें कोई परिवर्तन समझ में नहीं आएगा, ना ही सवाल के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही संख्याएं गुणा में है। तो हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, जिससे हमारा सवाल क्या है? थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए तो हमने इसमें 2 का भाग लगाया, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। यहाँ पे हमने 2 का भाग लगा दिया, और 45 दूनी 90। ये हो गया हमारा 9.0। अब इस 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम इसको हटा भी सकते हैं। तो इतना हमारा आसान हो गया कि हमें जो पहले 45 का गुणा करना था, अब हम वो गुणा 9 का करेंगे। आशा करूंगी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हो जाएगा 42।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या हमारी सम संख्या नहीं है जिससे 5 का उसमें गुणा करें तो 0 बन जाए। तो यहाँ 0 ना बनने की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुणा ही कर लेते हैं, यानी 887 चलिए यहीं पे कर ही लेते हैं। अच्छा अलग से करके दिखा दूं, मल्टीप्लाई 3.5, चलिए गुणा करते हैं। तो 7 पंची 35 की 5, हसल लगाई 3, 18 पंची 90 और 3 93, गुणा करेंगे। 7 ती 21 की आई 1, हसल लगाई 2, 18 कम 18 18 76, 18 ती 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 6 15 की 5, हसल आई 1, ये आ गया हमारा 65 45, कितना आ गया 65 45। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगना है, मतलब यहाँ पे दशमलव लगना है, लगा दिया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। ये आशा करूंगी यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ऊपर हमें क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 8 72 की आई 2, हसल लगाई 7, 9 30 27, 7 2 14 की आई 4, हसल आई 1, यानी यहाँ पे हसल हो गई 3, 9 1 9 9 2 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। और यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगना है, इसलिए यहाँ पे दशमलव लग जाएगा -42। और यहाँ पे देखेंगे आप, हमें इनको ऐड करना है। तो 5 5 जोड़े तो 10, 10 का आया शून्य, हसल आई 1, फिर 5 4 9 और 1 हसल की तो 10, 10 को शून्य, हसल आई 1। अब यहाँ देखेंगे कि 4 5 4 9 और 1 10, 10 का शून्य, हसल आई 1, 6 और 1 मिलके कितना हो गया 7। आशा करूंगी अगर आपको ऐसे दशमलव वाले जोड़ समझ में नहीं आते हैं तो आप अपनी पेन कॉपी में कहीं अलग से भी जोड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी ही नहीं है कि आप भी ऐसा इसी शॉर्टकट तरीके से जोड़े, इसीलिए आप अपनी पेन कॉपी में कहीं अलग से भी जोड़ सकते हैं। अब अगर हमें इसे माइनस करना है तो देखिए मैं आपको, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको अलग से माइनस करना भी दिखा दूं। जब भी हम ऐसी संख्याओं का माइनस करते हैं तो हमेशा क्या करना है, पॉइंट को पॉइंट की सीध में लिखना है। यहाँ 40.2 था, कितना था 4.2 था, तो हमें यहाँ पे सब जगह 4.2 कर लेना है और इसमें से हमें 4.2 को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगेगा। तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी 210। 19 से क्या बचेगा 70, 0 से 0 काट दिया, 7 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। तो इसका वो पूछ रहा है कि इसको कैलकुलेट करने पर कितना आया, तो इसको कैलकुलेट करने पर 3 आया। आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 48 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी जो हमारी 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये कहलाएगा विक्रय मूल्य, या मैं हिंदी में ही लिख दूं विक्रय मूल्य। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। क्या है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ये चीज आपस में बराबर है, तो हमने यहाँ विक्रय मूल्य को अपनी जगह ही रहने दिया है और बराबर की साइड यहाँ इनके बीच में क्या लगाई दिखा दे रहा है हमको, गुणा का चिन्ह। ये बराबर की साइड आएगा तो किस में पहुंच जाएगा, बटे में। किस में पहुंच जाएगा, बटे में विक्रय मूल्य। आप यहाँ पे देखेंगे ये 20 अपनी जगह है और ये 16 बराबर की साइड आएगा तो ये भी काय में हो जाएगा, बटे में। अब यहाँ पे देखेंगे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बटे नीचे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर। अब देखिए ये कट रहा है तो 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई है बच्चों, यहाँ से हमें समझ में आई है कि कोई चीज हमने 4 रुपए में खरीदी और 5 में बेच दी, 4 रुपए में खरीदी और 5 में बेच दी, 4 रुपए में खरीदी और 5 में बेच दी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो लाभ आएगा वो 1 रुपया आएगा। लेकिन हमसे लाभ न पूछ के उसने क्या पूछ लिया है, लाभ परसेंट। क्या पूछ लिया है, लाभ परसेंट। तो लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 4 गुणा में 100, तो 25 चौको 100, तो उसे जो लाभ परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा 25%। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 49 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे बोला गया है किसी संख्या का 25%, किसी संख्या, मान लिया वो संख्या x है और इसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का अंतर, तो अंतर पूछा इसलिए माइनस लगेगा, और इसी संख्या के 10% का जो अंतर है वो कितना है 9 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है इस सवाल में हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखेंगे
दोनों का एलसीएम लेगी तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ से जब हमने देखा तो ये कितना हो जाएगा 25x और माइनस का 10x और बराबर कितना हो जाएगा 9। अब आप देखेंगे कि 25x में से 10x चला जाएगा तो क्या बचेगा 15x बराबर, इसकी बटे में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे और 100 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो x बराबर क्या हो जाएगा 900 बटे 15, तो x बराबर 15 छक्का 90 यानी 60। यानी जो हमारी x की वैल्यू आई है वो क्या आई है 60। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 50 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। अब हम क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे बोला गया है कि किसी व्यापारी ने 720 रुपए में एक घड़ी खरीदकर 20% की लाभ पर बेच दी। यानी उसने खरीदी कितनी में थी, यानी उसका जो किराया मूल्य था वो कितना था, किराया मूल्य था 720 रुपया। किराया मूल्य कितना है 720 और उसने लाभ कितने का खरीदा है, एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेच दी। उसका लाभ क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है 20% की लाभ पर खरीदी। तो व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा, नहीं लाभ पर बेच दी तो व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा। ये हमने क्रय मूल्य है तो हमें उसका विक्रय मूल्य निकालना है कि उसने कितने रुपए में उस घड़ी को बेचा था। विक्रय मूल्य क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, विक्रय मूल्य। ये हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। तो आप इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके में लगाने की सोचेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा लाभ है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। मान लिया हमने कि वो वस्तु उसने 100 रुपए में खरीदी थी, उसे 20 रुपए का 20% का लाभ हुआ है और तो उसने 100 रुपए ये और 20 रुपए लाभ में कमा लिए, तो टोटल कितने में बेच दी 120 में। अब यहाँ सवाल पे आते हैं। सवाल में पूछ रहा है कि 720 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी 720 में। हम कह रहे नहीं 100 रुपए में खरीदी है, तो वो कह रहा कितने में बेची, हमारे हिसाब से तो 120 में बेची। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। ये जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, 12 का गुणा कर दो। 12 दूनी 24, यही 4 हसल लगाई 2, 12 पंच 60, 12 छंग 72 और 12 7 84, 84 को 2 86। तो यानी उसने जो वो वस्तु खरीदी है या जो भी है उसको वो कितने में बेचेगा 864 रुपए में बेचेगा। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 51 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। देखिए कैसे हम 52 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो ट्रेन है, ट्रेन की जो हमें क्या दी गई है, चाल दी गई है। ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल बराबर दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें चाल दी गई है, चाल है। और 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें समय भी दिया गया है। क्या दिया गया है, समय। समय दिया गया है 5 सेकंड। क्या दिया गया है 5 सेकंड। समय हमें 5 सेकंड दिया गया है। तो हमें उसकी दूरी किसमें पूछी है, मीटर में। हमें क्या बताना है, दूरी मीटर में। ये हमें क्वेश्चन आंसर है। तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। आप ध्यान से देखेंगे तो चाल हमको दी गई है 60, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमें चाल मीटर पर सेकंड में चाहिए। इसलिए इसको चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। जैसे ही हम इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये दूरी जो है हमारी, जो चाल है, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। समय हमारे पास दिया गया है 5 सेकंड। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो किससे कटेगा ये हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ये 6 से कट रहा है। 6 इधम 60 और 6 3 18, ऊपर तो कोई कट नहीं गया। तो 55 25 यानी 250/3। तो 250/3 ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा मीटर में। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया गया है हमको। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 53। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया गया है कि किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये होता है, तो वह ध्यान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो समय है, समय कितना दिया गया है 5 वर्ष। क्या दिया गया है 5 वर्ष। दर कितनी दी गई है 3%। और ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज हमें दिया गया है 600 रुपया। हमसे पूछा क्या है, मूलधन। क्या पूछा है, मूलधन। तो मूलधन बराबर हमें क्वेश्चन मार्क है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम इसे थोड़ा शॉर्टकट से लगाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा मूलधन और ये क्या हो जाएगा हमारा ब्याज। क्या हो जाएगा, ब्याज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिश्रधन। देखिए कैसे,
यदि हम मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, मिश्र धन। तो मान लिया हमने कि उसका मूलधन 100 रुपया है, अगर 1 साल का ब्याज 3 रुपया है तो ऐसा 3 वर्ष तक चला है तो कितना ब्याज मिलेगा, 15 रुपया। ये टोटल मिला के हो जाएगा 115। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कि ब्याज 600 रुपया है और हमारे हिसाब से ब्याज आया है 15 रुपया। कितना आया है, 15 रुपया। उनने मूलधन पूछा है तो मूलधन का गुणा कर देंगे, मतलब जो दिया उसका भाग और जो पूछा उसका गुणा। तो 15 चौको 60, यहाँ से क्या बचा 3 जीरो, यानी जो उसका मूलधन है वो कितना आ गया है, 4000। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 4000। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 53 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। तो देखेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 हमने देखे 100 तथा 200 के बीच में आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो। मतलब वो संख्या 600 से तो कैसी हो, बड़ी हो, लेकिन 200 से कैसी हो, छोटी हो। 200 से कैसी हो, छोटी हो। तो इन दोनों के बीच हमें कोई ऐसी संख्या, इतनी संख्याएं लिखनी है जो क्या हो, जो 9 और 6 दोनों से विभाजित हो, 9 से भी विभाजित हो और 6 से भी विभाजित हो और इन दोनों के बीच में आती हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 और 6 का एलसीएम काटेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम काटेंगे। तो ये 3 हो जाएगा। फिर हम किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, ये हो जाएगा। तो 3 तिरका 9 दूनी 18, वो संख्या 18 होगी जो दोनों से कट रही होगी। अब हमें इनके बीच की संख्या निकालनी है। तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नंबर 162, 18 धाम 180। 180 में भी यदि हम 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 198। कितना हो जाएगा, 198। तो इन संख्याओं को गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो वो टोटल संख्याएं कितनी हैं जो इन दोनों के बीच में आती हैं। तो ऐसी टोटल संख्याएं 6 हैं जो 100 और 200 के बीच में आती हैं। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 54 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। यानी कोई ये वर्ग है, ये कोई वर्ग है। हमने मान लिया कि वर्ग की भुजा ए है और एक इसका ये विकर्ण दिया गया है। ये हमारा क्या है, विकर्ण है। और ऐसा इस विकर्ण के ऊपर भी एक क्या बनाया गया है, वर्ग क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। ऐसा ये है, ये बनाया गया है। तो हमें ये बताना है। तो अब देखिए जब ये वर्ग की भुजा है, ये वाली क्या है, वर्ग की भुजा है, तो इसका जो विकर्ण होगा ये क्या होगा, a√2। क्या होगा, a√2। तो ये वाली वर्ग, इसका जो विकर्ण होगा वो बड़े वाले वर्ग के लिए क्या करेगा, उसकी भुजा का काम करेगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। और बड़े वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, a√2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर अनुपात, यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये √2 है ना, a√2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा अनुपात आएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2। आशा करूंगी बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। अब क्या पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 56। तो देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा गया है कि एक जो ईंट है वो 20 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 7 सही 1 मीटर 2 मीटर ऊंची है और 25 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 3 सही 4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का आयतन, क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन कैसे निकालेंगे, तो दीवार की जो हमें लंबाई दी गई है वो 20 मीटर दी गई है और हमें ईंट जो है सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए हम दीवार की लंबाई चौड़ाई को भी किसमें लिखेंगे, सेंटीमीटर में। तो इसमें लिखा है 2500 मीटर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2500 सेंटीमीटर। फिर 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर। फिर लिखा है 3/4, क्या लिखा है, 3/4, और इसको भी हम 100 में गुणा कर देंगे तो ये भी चीज किसमें चेंज हो जाएगी, हमारा ये सवाल पूरा सेंटीमीटर में बदल गया है।
हम नीचे लिखेंगे अब एक ईंट की माप। तो ईंट की माप हमें क्या दी गई है, ईंट की माप दी गई है 20 गुणा 10 गुणा 7 सही 1/2। ये हमें सेंटीमीटर में दिया गया। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, ईंटों की संख्या को निकालना है। चलिए इसमें देखिए गुणा कर देंगे तो 25 चौका 100 ये हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2500 गुणा 200 बटे 25 × 75। यहाँ पे तो ये आ गया। नीचे क्या आएगा 20 गुणा 10 गुणा 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2। यहाँ 2 से इसको काट दिया तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 5, 2 से भाग लगाएंगे। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको काटेंगे 15 से, तो 15 5 75 और 5 से 5 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। ऊपर से तो देखिए आप क्या बचा है 25 बचा है और ये 2 0 बचे हैं और 1 0 ये बचा है। इसका मतलब है उसमें जो ईंटों की संख्या लगेगी, उस दीवार में ईंटों की जो संख्या लगी है वो कितनी लगी है 25,000 लगी है। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 56 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 में हमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 1000 के परवर्ती, तो पहले आप समझ लें कि परवर्ती का मतलब क्या होता है और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है। परवर्ती क्या लिखा है परवर्ती, तो परवर्ती का मतलब होता है +1 करना और पूर्ववर्ती क्या होता है पूर्ववर्ती क्या है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का जो मतलब होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 माइनस करना। अब किसका 1 माइनस करना, जिस संख्या के लिए पूछा गया है तो परवर्ती। तो जैसे इसमें लिखा है कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, तो पहले हम 1000 का परवर्ती का पूर्ववर्ती बराबर कितना दिया ऑप्शन में 1000। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ भी 1000 था, यहाँ भी 1000 था। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 57 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो देखिए पहले हमें 26 लिखना है। तो 26 और शतांक का मतलब होता है दशमलव के बाद की संख्या, जैसे दशांक शतांक। तो ये हो जाएगा फिर से 26। तो इसमें लिखा है 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 58 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे बोला गया है कि 547 दशमलव क्या लिखा है 527। इसकी बटे में क्या लिखना है 0.0032 क्या लिखा है 82। इसका जो मान है ये x के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है, x के बराबर दिया गया है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 547,527 बटे 82। इसकी वैल्यू हमसे क्या कर ली गई है, पूछी गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इस सवाल को इस रूप में चेंज करेंगे, या पहले हम एक काम करते हैं, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। पहले ऊपर वाले सवाल को उठाते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाले सवाल को उठाते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या लिखा है 547,527 ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे। यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 जीरो बढ़ जाएंगे। गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 82। यहाँ पे कितने पॉइंट बाद दशमलव लगा है तो 4 बार। तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 4। कितने बढ़ जाएंगे 4। और बराबर में क्या दिया गया है x। अब हम देखेंगे आगे कि ये जो हमें दिया गया है इसको हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। किस फॉर्मेट में चेंज कर लिया, इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया है। तो ये जो देखिए 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा 547
527 और बटे कितना आ जाएगा 82। अब यहाँ पे जब ये सब कुछ कट गया तो क्या बचा है गुणा में, यहाँ पे बचा है गुणा में सिर्फ 10 और बराबर का x। हमसे तो इतने की वैल्यू पूछी थी, यहाँ ये 10 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसलिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि 547527 y 8y2 यानी 82 बराबर ये x है, और ये बटे का ये यहाँ पे गुणा में 10 है, बराबर की उस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा बटे में। तो बस हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, यानी इसकी वैल्यू बतानी थी, इसकी वैल्यू निकल के ये आ गई है इतनी। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 59 भी अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है कि संख्या 37504 37504 ये हमको संख्या दी गई है। तो 37504 को निकटतम सैकड़ा में लिखिए। सैकड़ा का मतलब होता है ये दूसरा अंक देखना, तो ये दूसरा अंक यदि 5 से बड़ा हो तो इस वाली संख्या में एक जुड़ जाएगा, और यदि 5 से छोटा हो तो इसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 0 है तो 5 से छोटा है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इन दोनों अंकों के स्थान पे क्या लिख जाएगा 0 लिख जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 37500। तो ये हमारे सवाल का आंसर कहलाएगा। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 60 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आज हमने पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। जय भीम, जय भारत।